हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, आज हम अपने क्लास 12 की हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है इंडिया वाली, उसका चैप्टर 3 जो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे, ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे और जो बाकी के पहले दूसरे पेजेस के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको भी हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने चैप्टर 1 जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें देखा था कि जब हमारी कंट्री आजाद होती है उस समय हमारी कंट्री को 3 मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, जिसमें से सबसे पहला चैलेंज जो था वो हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना था, और इसके साथ साथ जो डायवर्सिटी हमारी कंट्री की कंट्री की थी, जो कि आज भी है, उसको एकोमोडेट करना था। ये हमारा पहला चैलेंज था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 के अंदर देख रखा है। दूसरा चैलेंज जो था वो हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना था, या फिर आप सिंपली कह सकते हो पॉलिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको स्टैब्लिश करना था, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में देख रखा है। और तीसरा चैलेंज जो था वो बेसिकली हमारे कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करना था। ये तीनों चैलेंजेस आपने चैप्टर 1 के अंदर जो था ऑलरेडी पढ़ लिया है। तीसरा चैलेंज जो था वो इकोनॉमी को डेवलप करना था, जिसको हम बेसिकली आज के इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम इस चैप्टर के ओवरव्यू को डिस्कस करें तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर यही देखने वाले हैं कि ये जो तीसरा चैलेंज जो था इकोनॉमी को डेवलप करने का, इसको लेकर के हमारे लीडर्स ने जो था काम कैसे किया। ठीक है, जो डेवलपमेंटल गोल जो था, ठीक है, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रोसेस जो था, या फिर आप कह सकते हो जो डेवलपमेंटल गोल जो था, इसको लेकर के हमारे जो देश के लोग जो थे उनके अंदर जो था बेसिकली हमारे जो डेवलपमेंट जो था इसको लेकर के क्या क्या ओपिनियन थे। ठीक है, मतलब वो क्या चाहते थे कि हमारे देश का जो विकास हो कैसे हो, इन सब बारे में जो था हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे देश के लीडर्स ने हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए, कौन कौन से मेजर्स जो थे वो अपनाए। ठीक है, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। आप सभी को पता भी है कि 1945 के बाद जो है जब कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है उस समय विश्व के अंदर जो थे 2 आइडियोलॉजीज जो थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेट थी, जिसमें से सबसे पहला जो था वो था कैपिटलिज्म और दूसरा जो था वो था सोशलिज्म। तो अब हमारी कंट्री ने जो था इन दोनों में से कौन सी आइडियोलॉजी को अपनाया, क्या हमारे देश ने जो था कैपिटलिज्म को अपनाया या सोशलिज्म को अपनाया, हम ये देखने वाले हैं। जो स्टेप्स हमारे देश के लीडर्स ने हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए लिए थे, वो स्टेप्स जो था हमको कितना ज्यादा फायदा हुआ, कितना ज्यादा जो था नुकसान हुआ। ठीक है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो था हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट पे जो था वो क्या था, उससे जो जो कदम उन्होंने उठाए उसका फ्यूचर में जाकर के हमको क्या रिजल्ट देखने को मिला, ये सारी की सारी चीजें जो था इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जो जो स्टेप्स हमारे लीडर्स ने उठाए थे उसको लेकर के क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज रही, उन सभी को इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो स्टेप्स हमारे लीडर्स ने उस समय उठाए थे उसका आज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, हम इसको भी जो है लास्ट में इसको भी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल आज जो होता है इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू जो है समझ में आ गया होगा। देखिए, इस चैप्टर के पहले पेज के ऊपर आपको एक केस स्टडी दी गई है। ठीक है, केस स्टडी दी गई है उड़ीसा की जो था बेसिकली केस स्टडी दी गई है। आप सब लोगों ने जो था पढ़ा भी होगा। देखिए, अब इस केस स्टडी के थ्रू जो है ये जो उड़ीसा की केस स्टडी दी गई है, इसके थ्रू हमको समझाना क्या चाहता है वो मैं आपको जो होता है समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये जो केस स्टडी हमारी बुक के अंदर दी गई है उड़ीसा की, इसको देने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका बेसिकली इंटेंशन क्या है, वो आपको क्या समझाना चाहता है इसके थ्रू, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जो केस स्टडी उड़ीसा की दी गई है उसको देने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंटेंशन है, वो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से इसको पढ़ लिया होगा, लेकिन इसको पीछे देने का जो ऑब्जेक्टिव, जो इंटेंशन है, वो समझ में नहीं आया होगा। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो उड़ीसा की जो केस स्टडी दी गई है, इसके थ्रू हमको 2-3 चीजें जो होते हैं बताने की कोशिश की गई हैं, और वो 2-3 चीजें क्या है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले ये जो केस स्टडी दी गया उड़ीसा का, उसमें दिया क्या गया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, उड़ीसा की केस स्टडी में बेसिकली बताया गया है
कि आप सभी को पता है कि उड़ीसा जो है हमारी कंट्री के अंदर, यहाँ पे आयरन ओर का रिजर्व काफी अच्छा पाया जाता है। ठीक है, आयरन ओर का डिपॉजिट यहाँ पे पाया जाता है। तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है, इंटरनेशनल मार्केट जो है, वहां पे स्टील की डिमांड काफी ज्यादा चल रही होती है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए हमारे देश की सरकार ने जो था वो डिसाइड किया कि जो आयरन और डिपॉजिट जो कि उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, हम इसको उड़ीसा से माइंड करेंगे, इसका हम स्टील बनाएंगे और उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच करके अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। ठीक है, अब इस आयरन ओर को जो होता है, जो डिपॉजिट उड़ीसा के अंदर है, इसको माइंड करने के लिए हमारी जो सरकार जो थी उसने बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज के साथ हो गया, बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज के साथ जो था एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, या फिर मोर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कहूं तो एमओयू साइन किया। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो था साइन किया बहुत सारी इंटरनेशनल, बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज के साथ साथ। लेकिन जब अब आपको पता है कि आयरन ओर को जो होता है माइंड करने के लिए उड़ीसा के अंदर, ठीक है, जहां पे आयरन ओर का डिपॉजिट आता है, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। ऐसे तो हम माइंड कर नहीं पाएंगे आयरन ओर को, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होता है वहां पे लगानी पड़ेगी, बहुत सारे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले उसको निकालेंगे फिर उसको स्टील में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जो होती है वहां पे लगानी पड़ेंगी। तो जब ये जो आयरन और डिपॉजिट जो था, इसको माइंड करने के लिए जब ये फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार वहां पे लगाने जाती है, तो वहां के लोग जो थे बेसिकली वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो होता है प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था कि हम यहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगा करके आयरन और जो डिपॉजिट है उसको माइंड करेंगे और फिर उसका स्टील बना करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेचेंगे, उसके खिलाफ जो होता है वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करना जो था वो शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इससे जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि अगर आप जो होता है यहाँ पे फैक्ट्रीज लगा दोगे तो हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारे घर जो होता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक तरीके से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरी केस स्टडी आपको उड़ीसा के अंदर दी गई है। ठीक है, यही सारी बातें आपको उड़ीसा की केस स्टडी के अंदर बताया गया है। अब ये केस स्टडी जो दी गई है, इसको देने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला और जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, इस केस स्टडी को देने का वो ये है कि आपको इस केस स्टडी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, आप सबको पता होगा कि जो डेवलपमेंट है या फिर हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो भी प्रोग्राम या फिर पॉलिसीज बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट करना जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। सबसे पहली और बेसिक बात जो है वो ये बताई गई है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलप करना या फिर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम पॉलिसीज आप बनाते हैं उसको इंप्लीमेंट करना जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। ये तो एक बेसिक सी बात है, लेकिन मेन बात यहाँ पे जो है वो ये बताई गई है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया ये जा रहा है कि अगर हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट हमारी जो है, अगर वो किसी सिंगल डायमेंशन को या फिर किसी सिंगल ओपिनियन को या फिर किसी सिंगल आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कोई भी पॉलिसी या फिर प्रोग्राम जो है हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बनाती है, तो अधिकतर केसेस में ऐसी जो भी पॉलिसी जो कि हमारी सरकार हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बनाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिंगल डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ किसी सिंगल ओपिनियन के बेसिस पे या फिर किसी सिंगल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, तो ऐसे अधिकतर पॉलिसी जो होती हैं वो फेल ही होने वाली हैं या फिर उनके खिलाफ जो होता है लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये हमको एग्जांपल के थ्रू होता बताया गया है। देखिए उड़ीसा के केस में क्या है, सरकार ने जो होता है जो पॉलिसी अपनाई थी उनको वहां से आयरन और डिपॉजिट जो थे उनको वहां से माइंड करने का वो सिर्फ और सिर्फ जो था एक सिंगल जो था डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए बनाया था। ठीक है, सिंगल डायमेंशन क्या था, वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सरकार जो थी वहां से आयरन और रिसोर्सेज को क्यों लेना चाहती थी, क्योंकि उससे उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था होने वाला था, उसका फायदा होने वाला था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो था सिंगल डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए बनाया था। इसलिए जो था जो बाकी के डायमेंशन थे, ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज लगाने से जो होता है वहां पे लोगों को कितना नुकसान होने वाला है, ठीक है, पॉपुलेशन पर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, या फिर उसके साथ साथ जो है इन्वायरमेंट के ऊपर जो होता है क्या नुकसान होने वाला है,
उस बात को जो होता है ध्यान में नहीं दिया है, क्योंकि उस समय लोगों के साथ जो था प्रोटेस्ट करने के साथ साथ जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे उन्होंने भी जो था प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के खिलाफ कि अगर आप यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे तो उससे धुआं बहुत ज्यादा होगा और पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंटलिस्ट ने भी जो था गवर्नमेंट के खिलाफ जो था प्रोटेस्ट किया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सरकार ने, क्योंकि एक सिंगल डायमेंशन को जो होता है ध्यान में रखते हुए, जो कि था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों इसको ध्यान में रखते हुए जो होता है वो ये पॉलिसी बनाई थी। इसके वजह से जो होता है उसको सरकार को जो है लोगों का और इन्वायरमेंटलिस्ट का जो है प्रोटेस्ट झेलना पड़ा। दूसरा इसका बात यह है कि सरकार ने यहाँ पे जो था एक सिंगल ओपिनियन के बेसिस पे जो था ये पॉलिसी बनाई थी। सिंगल ओपिनियन मतलब सरकार ने जो था अपनी खुद के ओपिनियन के बिहाफ पे ये पॉलिसी को बनाया था। उसने ये जो प्रोग्राम बनाया इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या फिर आयरन और डिपॉजिट को माइंड करने के लिए, उसके लिए जो है उसने सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियन के बेसिस पे काम किया। ठीक है, उसको लगता था कि अगर हम यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएंगे और इसको आयरन और डिपॉजिट जो उसको माइंड कर लेंगे तो उससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये जो था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो था ऐसा सोचना था। लेकिन उसने जो बाकी के लोग जो थे, ठीक है, ये जो प्रोग्राम उसने बनाया, इस प्रोग्राम से डायरेक्टली जिन लोगों को बेनिफिट होने वाला था या फिर डायरेक्टली इस प्रोग्राम से जिनको मैं यूं कहूं नुकसान होने वाला था, उनके ओपिनियन को जो था गवर्नमेंट ने ध्यान में नहीं लिया। ठीक है, इससे डायरेक्टली ये जो प्रोग्राम सरकार ने फैक्ट्रीज वगैरह को वहां पे एस्टेब्लिश करने का बनाया, इससे डायरेक्टली वहां के लोगों को नुकसान होने वाला था। लेकिन लोगों के ओपिनियन को जो था उन्होंने, सरकार ने हमारे जो था यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को जो था यहाँ पे नुकसान होने वाला था, लेकिन फिर भी हमारे जो गवर्नमेंट जो थी उसने इन्वायरमेंटलिस्ट के ओपिनियन को जो होता है, ठीक है, वो ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, या फिर जो भी प्रोग्राम हमारे देश की सरकार बनाया उससे जो भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनके ओपिनियन को जो था ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियन के बिहाफ पे काम कर दिया। इसी की वजह से सरकार को प्रोटेस्ट झेलना पड़ा। और सेम केस यहाँ पे भी यहीं पे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहीं पे कह सकते हो। सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या था? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, लेकिन उससे जो बाकी के जो नुकसान होने वाले थे, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता है लेकिन उससे जो नुकसान होने वाले थे उसको जो था गवर्नमेंट ने ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज लगते उससे फायदा कम होता है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता, क्योंकि बायोडायवर्सिटी का नुकसान होता, पॉपुलेशन डिस्प्लेस होती, इन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा। उसने अपने सिंगल ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके यहाँ पे काम किया। इसी की वजह से गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट झेलना पड़ा। ये चीज आपको होता है यहाँ पे सिंपली बताई गई है। अगर मैं इसको आपको एक सिंगल लाइन में जो समअप करूं तो ये होगा, जो इस केस स्टडी के थ्रू बताया गया है कि अगर हमारी सरकार जो है कोई भी ऐसी पॉलिसी या फिर कोई भी ऐसी प्रोग्राम हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बनाती है, लेकिन अगर वो पॉलिसी जो होती है वो किसी सिंगल डायमेंशन, ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाती है, तो 99.99% केसेस में ऐसे सारे की पॉलिसीज, ऐसे सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के फेल होने वाले हैं या फिर उसमें उनको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, बल्कि लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ये आपको इस केस स्टडी के थ्रू बताया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो होता है यहाँ पे, अगर ऐसे किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम को, ठीक है, जिसको सिंगल डायमेंशन, ओपिनियन या फिर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इससे क्लैशेस भी जो होता है बहुत ज्यादा अराइज होते हैं। ठीक है, इससे क्लैशेस जो होता है अलग अलग लोगों के बीच में अराइज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में, जिससे इनको डायरेक्टली नुकसान होने वाला था, और इन्वायरमेंटलिस्ट के बीच में जो था यहाँ पे एक तरीके का प्रोटेस्ट जो था वो चल रहा था, एक तरीके का क्लैश चल रहा था। ठीक है, ओपिनियंस के बीच में और ऑब्जेक्टिव के बीच में कैसा क्लैश चल रहा था कि लोगों ने जो था उनका कहना था कि अगर आप ये पॉलिसी बनाएंगे तो भैया हमारा जो होता है घर बार जो है वो बिक जाएगा, वो खराब हो जाएगा। वहीं पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है कि अगर आप ये फैक्ट्री लगाओगे तो इन्वायरमेंट का नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो था यहाँ पे कहना है कि अगर हम ये फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, और उसके साथ साथ जो हमने एग्रीमेंट बाकी के फॉरेन कंपनीज के साथ किया है वो भी टूट जाएगा, जो कि हमारे देश की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्लैश जो होता है ओपिनियन का वो भी चल रहा है अलग अलग लोगों के बीच में। तो यही आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है कि अगर कोई भी पॉलिसी या फिर प्रोग्राम हमारी सरकार जो होती है किसी सिंगल डायमेंशन में ध्यान में रखते हुए या फिर किसी सिंगल ओपिनियन के बिहाफ पे या फिर ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे बनाती है, तो उसमें उसको क्लैश का सामना करना पड़ेगा। और 99.99% केसेस में ये चांसेस है कि ऐसे पॉलिसी जो है उसमें उसको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा बल्कि प्रोटेस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से वो फेल भी होगी। समझ में आई बात आपको? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जो था समझ आ गई होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना जो होता है वो तो नेसेसरी है ही है, क्योंकि बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए
क्योंकि बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमको इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो तो वो लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका जो था सोल्यूशन क्या है, ठीक है, ये सोल्यूशन बेसिकली हमको जो पॉलिटिकल कंटेस्टेंट वाला टॉपिक है उसमें दिया गया है, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो था बेसिकली क्या बताया गया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये केस स्टडी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश क्या की गई है वो आप समझ गए होंगे। देखिए, इसका सॉल्यूशन बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी ऐसी पॉलिसी या फिर प्रोग्राम हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाती है, तो उसको, ये जो भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है उसको मल्टीपल डायमेंशंस, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए या फिर प्रोग्राम बनाने चाहिए। उसको जो भी पॉलिसीज बनाती है उसमें सिर्फ अपने ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि जो भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाने जा रही है वो सरकार हमारी उस पॉलिसी या फिर प्रोग्राम से ऐसे जो भी लोग हैं जिससे उसको डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है या फिर डायरेक्ट नुकसान होने वाला है, ठीक है, लॉस होने वाला है जिसका, उसके ओपिनियन को जो है लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। सरकार को जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियन के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो पॉलिसी प्रोग्राम वो बनाने जा रही है उस पॉलिसी प्रोग्राम से जो है जिसको डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है और नुकसान होने वाला है, इन दोनों के ओपिनियन को भी जो है कंसीडर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो पॉलिसी और प्रोग्राम वो बनाने जा रही है, ठीक है, जो पॉलिसी प्रोग्राम वो बनाने जा रही है इससे ऐसे लोग हैं जो कि इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे कि अलग अलग एरियाज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी जो है राय लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है, कोई भी पॉलिसी लेकर के आती है इंडस्ट्रीज वगैरह को लगाने की, तो उससे इन्वायरमेंट के ऊपर नुकसान होता है, तो उसको इन्वायरमेंटलिस्ट का भी होता है ओपिनियन ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, ठीक है। और जब सरकार जो है अलग अलग डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए बनाएगी किसी पॉलिसी को, सारे के सारे लोगों के ओपिनियंस को भी लेगी, ठीक है, और जो लोग ऐसे सारी पॉलिसी से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके ओपिनियंस को भी जो है ध्यान में रखेगी, तो चांसेस हैं कि जो पॉलिसी या फिर प्रोग्राम हमारी सरकार जो है बनाएगी वो सक्सेसफुल होंगे और उसको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फाइनली लोगों का ओपिनियन भी जो है वो जुड़ चुका होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर होता है ठीक है, थम्स अप करके होता है जरूर बताइए। अब चलिए हम होता है डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो उड़ीसा का केस स्टडी दिया गया है वो समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी आपने यहां पे देखा कि जब भी हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम जो भी पॉलिसी या फिर प्रोग्राम बनाते हैं वहां पे पब्लिक ओपिनियन जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जो भी पॉलिसी या फिर प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं उस पर पब्लिक का क्या ओपिनियन है ये जानना जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारा देश 1947 के बाद जो होता है आजाद होता है और हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने की जिम्मेदारी जो होती है हमारे देश के लीडर्स के हाथों में आती है, ठीक है। तो उस दौरान 1947 के बाद जो होता है हमारे देश के लोगों का जो था, ठीक है, हमारे देश के लोगों का हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या ओपिनियन था, अब हम वो जो होता है डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश के लोगों का जो था डेवलपमेंट के ऊपर जो था, या फिर मैं यूं कहूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो था कुछ खास तरीके के जो थे वो ओपिनियन थे, ठीक है। कुछ खास तरीके के ओपिनियन क्या थे, हमारे देश के लोगों का जो था वो मानना था कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को प्रमोट करना नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे देश के लोगों का मानना था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम जो भी प्रोग्राम या फिर पॉलिसी बनाने जा रहे हैं या फिर जो हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं उस डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जो था इंश्योर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ हमको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो था वो भी मिलना चाहिए, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है मिलना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है जो भी मैंने आपको पिछले एग्जांपल के बताया कि गवर्नमेंट जो होती है उसको कोई भी ऐसी पॉलिसी जो है नहीं लानी चाहिए जिसके थ्रू नुकसान ज्यादा हो रहा हो, बेनिफिट कम हो रहा हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट कोई डैम बना रही है जिससे कम से कम जो है 100-200 गांव जो तबाह होने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो सरकार लोगों ने कहा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे आप तबाही नहीं करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे सोशल और इकोनॉमिकल जो है वो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ डैम बना रहे हो दूसरी तरफ लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं,
ठीक है, इसमें जस्टिस कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि ये जो होता नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ जो होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी होता है वो चाहिए। दूसरा, हमारे लोगों का ओपिनियन जो था हमारे देश के डेवलपमेंट को लेकर के ये था कि हमारे देश का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये डेवलपमेंट करने की जो जिम्मेदारी जो है, ठीक है, हमारे देश के जो आर्थिक विकास करने की जो जिम्मेदारी जो है वो इंडस्ट्रीज के हाथों में, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर इंडिविजुअल फार्मर जो हैं, ठीक है, उनके हाथों में जो होता है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे देश के डेवलपमेंट करने की जो जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथों में होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो होता है वो डिसाइड करेगी कि हमारे देश का डेवलपमेंट होता है कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेसमैन होता है वो नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेसमैन ऑफकोर्स, ठीक है, वो अपना फायदा जो होता है देखेंगे, वो लोगों का फायदा जो होता है नहीं देखेंगे। इसलिए हमारे देश के लोगों ने जो था कहा कि डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेसमैन के हाथों में होता नहीं देना चाहिए, ठीक है। बस इसके अंदर होता है इतना बताया गया है। अब हम अपना जो टॉपिक है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारा देश आजाद होता है उस समय तो अब बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, उस समय हमारे देश के जो कॉमन पीपल जो थे, जो आम लोग जो थे, और इवन जो लीडर्स थे, उनका हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या आइडिया था, या फिर क्या उनके क्या विचार थे, उनके क्या ओपिनियन थे, वो क्या चाहते थे कि हमारे देश का आर्थिक विकास कैसे हो, उस पर उनका विचार क्या था। हम ये सारी बातें जो है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज के इस समय में क्या होता है, आज के इस मॉडर्न टाइम में जब भी हमको ये बताना होता है कि कोई कंट्री जो होती है वो कैसी है, ठीक है, अगर कोई कंट्री है, अगर हमको ये बताना हो कि कोई कंट्री जो होती है वो कैसी है, कैसी मतलब कि वो एक डेवलप कंट्री है, या फिर एक अंडर डेवलप कंट्री है, या फिर एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर हमको ये पता करना होता है या फिर ये बताना होता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस कंट्री का हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं जो बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह हो गया, ठीक है, उन सारी कंट्रीज जो कि डेवलप कंट्री हैं, उन सारी कंट्रीज के साथ जो हम तुरंत उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अगर ये जो कंट्री है, मान लीजिए एक कंट्री है और हमको पता करना है कि ये डेवलप कंट्री है या फिर अंडर डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री है, तो हम क्या करते हैं कि अगर ये एक कंट्री जो है, अगर इस एक कंट्री के पास भी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, कनाडा वगैरह हो गया, इन सारी डेवलप कंट्रीज की तरीके से ही अगर इस कंट्री के पास भी जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर बिल्डिंगे हैं, रोड्स अच्छे खासे हैं, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो तो बहुत अच्छा है, तो हम तुरंत कह देते हैं कि ये जो एक कंट्री है ये भी एक डेवलप कंट्री है। अदरवाइज अगर इस एक कंट्री के पास ये सारी चीजें जो है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हैं वो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये कंट्री या तो अंडर डेवलप कंट्री होगी या तो डेवलप कंट्री होगी, ठीक है। हम तुरंत ये कह देते हैं अगर इस एक कंट्री के पास ये सारी चीजें नहीं है, तो हम क्या कह देते हैं कि या तो एक कंट्री या तो डेवलपिंग होगी या तो अंडर डेवलप कंट्री होगी, ठीक है। और अगर इस एक कंट्री के पास ये सारी चीजें हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के पास होती हैं, तब ये जो होता है एक डेवलप कंट्री है, और डेवलप कंट्री होने के साथ साथ जो है एक मॉडर्न कंट्री भी है, ठीक है। और अगर इसके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी तब या तो ये बैकवर्ड कंट्री होगा या तो पुअर कंट्री होगा, ठीक है, या तो एक प्रिमिटिव कंट्री होगा। हम इसको फिर मॉडर्न कंट्री जो होता है वो नहीं बोलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि डेवलप कंट्री हैं, इनको हम कहीं ना कहीं जो होता है स्केल की तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। इन वेस्टर्न कंट्रीज को हम कहीं ना कहीं स्केल की तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, जो बाकी की जो कंट्रीज होती हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और उनके प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए। ये सब बात समझ में आई। कहीं ना कहीं जो होता है आपने यहाँ पे देखा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनको हम एक स्केल की तरीके से यूज कर रहे हैं, बाकी के जो कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उनके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से ही 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भी हमारे देश के लोग जो थे वो वेस्टर्न कंट्रीज को ही जो था एक तरीके से स्केल के रूप में जो था यूज कर रहे थे, बाकी के जो कंट्रीज जो थी और इवन अपनी कंट्री जो थी उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, उसके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जो था मेजर करने के लिए, ठीक है। और
जैसा आज हम लोग ये सोचते हैं, ठीक है, कि अगर किसी कंट्री के पास होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग, अच्छे खासे रोड, ये सारी चीजें अगर होती हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस, तो ही जो होता है वो कंट्री एक मॉडर्न या फिर एक डेवलप कंट्री है। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से हमारे उस समय के जो लोग जो थे 47 के आसपास, उस समय भी लोगों का जो था बिल्कुल यही जो था मानना था, ठीक है, यही भी जो था उन लोगों का ओपिनियन था। और इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से हमारे उस समय देश के लोगों का जो था मानना था कि अगर हमारे देश के लोगों का मानना था, या फिर आप कह सकते हो हमारे देश के लोगों का ये विचार था, ठीक है, ये आइडिया था, ये ओपिनियन था कि अगर हमको वेस्टर्न कंट्रीज की तरीके से जो है मॉडर्न बनना है, ठीक है, मॉडर्न तो बनना ही था, मॉडर्न बनना है या फिर डेवलप बनना है, तो हमको भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरीके से जो होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, अच्छे खासी रोड, ब्रिजेस वगैरह जो है, ठीक है, उनको तैयार करना पड़ेगा अपने देश के अंदर। तभी जो होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी तरीके से ही जो होता है हम एक डेवलप और एक मॉडर्न स्टेट जो होता है बन पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो होता है इन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज के तरीके से हमारे पास इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस और मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, इसके साथ साथ इन्होंने कहा मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस भी होता है वेस्टर्न कंट्रीज के तरीके से ही होना चाहिए, ठीक है। जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें हमारे पास होंगी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के पास होती हैं, तभी हमारा कंट्री जो होता है वो इकोनॉमिकली जो होता है, तभी हमारा कंट्री जो होता है मॉडर्न हो पाएगा, तभी हमारा कंट्री होता है डेवलप हो पाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर मैं एक लाइन में जो होता है समअप करूं कि हमारे उस समय लोगों का हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या विचार था, तो उनका विचार सिर्फ यही था कि हमको जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी तरीके से ही अपने कंट्री के अंदर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बिल्डिंगे, मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है वो लाना चाहिए। बस इतनी सी बात जो था उसके अंदर कही गई थी। अब हम बेसिकली जो था इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स जो अपनाए, उसकी बेसिक जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। डिटेल्स में उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बेसिक जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि 47 के बाद हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की जो जिम्मेदारी थी वो हमारे लीडर्स के हाथों में आ गई थी, ठीक है। अब हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए जो सबसे पहला काम जो था, जो सबसे पहला कदम उठाना था हमारे लीडर्स के लिए, वो ये था कि सबसे पहले हमारे देश के लीडर्स को एक इकोनॉमिक मॉडल जो था वो चुनना था, ठीक है, कि इकोनॉमिक मॉडल चुनना था जिसके बिहाफ पे हमारे लीडर्स होते हैं वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कर सकें, इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रोग्राम को फॉर्मुलेट कर सकें, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हमारे देश के लीडर्स ने डेमोक्रेसी के मॉडल को अपनाया और फिर उसी मॉडल के बिहाफ पे हमारे आगे के जो रूल्स और रेगुलेशन थे उसको फॉर्मुलेट किया। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी हमारे लीडर्स को कोई मॉडल जो था अपनाना था, कोई इकोनॉमिक मॉडल जो था अपनाना था। और आप सभी को पता है कि 45 के बाद जब कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, आपने वर्ल्ड वाली बुक के अंदर पढ़ा होगा, उस समय जो था दुनिया के अंदर दो इकोनॉमी के मॉडल जो था वो सबसे ज्यादा फेमस थे, जिसमें से पहला जो था वो था कैपिटलिस्ट का मॉडल, लिबरल कैपिटलिस्ट का मॉडल आपके बुक में लिखा हुआ है, और दूसरा जो था वो था सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है। अब हमारे देश के लीडर्स ने जो था इसमें से कौन सा मॉडल अपनाया उसको मैं आपको बता दूं, ठीक है। खैर ये बात आपके बुक में बहुत पीछे लिखी गई है। हमारे देश के लीडर्स ने जो था, आपको क्या लगता है कि हमारे लीडर्स ने जो था वो कौन सा मॉडल जो था अपनाया होगा, ठीक है। आपने अभी तक जो था इतनी सारी बातें पढ़ी हैं वर्ल्ड वाली बुक के अंदर, इंडिया वाली बुक के अंदर, उसके बिहाफ पे आप सोच करके बताइए कि हमारे देश के लीडर्स ने कौन सा मॉडल जो था अपनाया होगा। देखिए हमारे देश के अंदर जो था बेसिकली हमारे जो लीडर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने जो था ना ही कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया ना ही सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया, बल्कि हमारे देश के लीडर ने जो था वो अपना खुद का एक मॉडल अपनाया जिसका नाम था मिक्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, उसको अपनाया। इस मिक्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी के अंदर बेसिकली क्या था, कैपिटलिस्ट मॉडल जो है इसके भी कुछ एलिमेंट्स जो थे वो शामिल थे, और जो सोशलिस्ट मॉडल जो है इसके भी कुछ एलिमेंट शामिल थे, ठीक है। इन दोनों जो आइडियोलॉजीज हैं, ये दोनों इकोनॉमी के जो मॉडल हैं, इन दोनों के कुछ कुछ एलिमेंट को लेकर के हमने अपना खुद का एक मॉडल जो था तैयार किया, जिसको हमने नाम दिया मिक्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो था उसको नाम दिया, ठीक है। अभी आपने देखा कि कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, या फिर जो इकोनॉमिक इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल कम होता है, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होता है। वो वैसे ही सोशलिज्म के अंदर क्या होता है, ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल के अंदर प्राइवेट ओनरशिप जो होती है वो नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे स्टेट कंट्रोल होता है। स्टेट जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो सारी की सारी चीजों को यहाँ पे कंट्रोल करती है, ठीक है, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो
जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमारे देश के जो इकोनॉमी जो अपनाई गई थी मिक्स मॉडल, ठीक है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो था वो ये था कि हमारी कंट्री का ये जो इकोनॉमिक मॉडल था ये ना ही पूरी तरीके से प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर बेस्ड था, ना ही जो था पूरी तरीके से स्टेट कंट्रोल के ऊपर जो था बेस्ड था, ठीक है, ना ही इसमें पूरी तरीके से प्राइवेट ओनरशिप थी, ना ही इसमें पूरी तरीके से स्टेट ओनरशिप थी, बल्कि इसके अंदर जो था जो प्राइवेट ओनरशिप जो थी और जो स्टेट ओनरशिप जो थी ये दोनों को एग्जिस्ट करती थी, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती थी। अभी आपने क्या देखा, कैपिटलिज्म के अंदर केवल प्राइवेट ओनरशिप है, स्टेट ओनरशिप नहीं है। सोशलिज्म के अंदर क्या है, स्टेट ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। लेकिन हमारा जो मॉडल जो था यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप और स्टेट ओनरशिप दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप भी थी, ठीक है, जितने भी ऐसे जो छोटे मोटे आइडियाज, ठीक है, जो छोटे मोटे सेक्टर्स थे, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा जो पार्ट जो था और इवन इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में दिया गया था, ठीक है। लेकिन ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री के लिए थी या फिर जो भी ऐसे चीजें थी हमारी कंट्री के लिए जो कि नेशनली इंपॉर्टेंट थी, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, या फिर जिनके ऊपर एक्सपेंडिचर जो था वो बहुत ज्यादा लगना था, ठीक है, जैसे कि रेलवे वगैरह हो गया या फिर स्टील की जो कंपनीज वगैरह होती हैं, स्टील फैक्ट्री वगैरह जो होती हैं उनको लगाना हो गया। ये सारे जिम्मेदारी जो थे वो सरकार ने अपने हाथों में ले रखी थी, ये सारी जिम्मेदारी जो थी उसे प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में जो था वो नहीं दिया था। इसके साथ साथ जो था इंडस्ट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की जिम्मेदारी जो थी वो इस मॉडल के तहत जो था सरकार की थी, ठीक है, ट्रेड के रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी जो थी वो इंडस्ट्री वो गवर्नमेंट के हाथों में थी, ठीक है। तो हमारे मॉडल के अंदर क्या था, प्राइवेट ओनरशिप और गवर्नमेंट ओनरशिप दोनों जो थे एग्जिस्ट करती थी। कुछ जगहों पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती थी, ठीक है, जो कि बेसिकली नेशनल लेवल के जो था इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है, ऐसे जो भी इंडस्ट्री या फिर ऐसे जो भी चीजें जो कि नेशनली जो थे, ठीक है, राष्ट्र के लिए पूरे राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट होते थे वो गवर्नमेंट अपने पास में रखती थी। कुछ चीजें जो थी जो छोटी मोटी चीजें होती थी उसमें उसने जो था प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में जो था उसको दे रखा था। यहाँ पे ना ही पूरी तरीके से स्टेट कंट्रोल था ना ही पूरी तरीके से प्राइवेट कंट्रोल था। समझ में आ गई इतनी सी बात। लेकिन इसके साथ साथ जो था हमारे कंट्री के अंदर जो था बहुत सारे ऐसे पार्टीज थी, ठीक है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी हो गई, बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी थे, ठीक है, जैसे कि नेहरू जी हो गए। ये सब लोग जो था वो जो सोशलिज्म का जो मॉडल जो था यूएसएसआर का उससे जो था बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, वो बेसिकली जो था सोशलिज्म के मॉडल को जो था बहुत ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। कैपिटलिस्ट के मॉडल के जो सपोर्टर जो थे हमारे कंट्री के अंदर बहुत कम थे, ठीक है। लेकिन हमारे देश के जो कुछ बड़े बड़े लीडर्स, बड़ी बड़ी पार्टियां जो थी वो सोशलिज्म के मॉडल को काफी ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए हमने सोशलिज्म के बहुत सारे एलिमेंट्स को जो था अपने मॉडल के अंदर अपनाया भी। लेकिन हमने सोशलिज्म के पूरे मॉडल को जो था पूरी तरीके से नहीं अपनाया था, ठीक है। हमारे देश ने जो था वो मिक्स मॉडल को जो था अपनाया था। खैर ये बात आपके वहां पे नहीं लिखी है, ये आपके लास्ट पेज में लिखी है, लेकिन आपके लिए जानना जो था बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज का सेशन जो था वो यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन जो था बहुत अच्छा लगा होगा। आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हैं जो कि मुझे ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं।